Hello everyone, my name is Rahul Sharma and I am here to share my GATE experience with you. I have given GATE 3 times in 2018, 2019 and 2020. तो मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी गेट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, कहाँ करी और क्या क्या मेरी जर्नी रही, क्या मेरी गलतियाँ थी और क्या मैंने अपना रूटीन फॉलो करा जिससे मेरी आज ऑल इंडिया रैंक 43 है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मैंने पहली बार गेट 2018 में दिया था। उस टाइम मेरी रैंक 544 थी। सेकंड टाइम में मेरी रैंक गिर गई, कम ज़्यादा हो गई, मेरी रैंक 1000 से ऊपर होगी और थर्ड टाइम में मेरी रैंक अब 43 है। तो मैं आपको शुरू में अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैं जब 6th सेम में था तो मैंने मेडीज़ी कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मैंने वहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद मैंने फाइनल ईयर में तैयारी करी उस अपने कॉलेज के साथ साथ। उस टाइम मैंने कॉलेज को थोड़ा कम टाइम देने लगा और मैं कोचिंग पे ज़्यादा टाइम देता था। तो फिर मेरी 544 रैंक आई। मेरे को 3-4 इंटरव्यू कॉल आए बट मैं किसी के इंटरव्यू राउंड में पास नहीं हो सका। फिर मैंने दूसरी बार प्रिपरेशन करी, फिर मेरी रैंक गिर गई, ज़्यादा हो गई। फिर मेरे सामने ऑप्शन था कि क्या मैं तैयारी करूं, क्या नहीं तैयारी करूं। मेरी पहली बार में मार्क्स 79 पॉइंट समथिंग थे, सेकंड टाइम में मेरे मार्क्स 72 थे। दोनों बार मैं एमटेक ज्वाइन कर सकता था पर लेकिन मेरा बिल्कुल भी उस तरफ इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन सोचा और फिर मैंने गेट की प्रिपरेशन 2020 के लिए दोबारा करी। इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपनी तैयारी करी थी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल होगा। आप कोचिंग में आपको तो नोट्स मिलते हैं पर लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से ही, अपने लिखे हुए। क्योंकि साइकोलॉजी भी ये बताती है कि अपनी हैंड राइटिंग से लिखी हुई कोई भी चीज़ वो ज़्यादा जल्दी समझ में आती है एज़ कम्पेयर टू किसी और हैंड राइटिंग की, और वो भी सॉफ्ट कॉपी में। तो मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। तो आपको पहले नोट्स बनाने चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको पहले अपना सिलेबस डिफ़ाइन कर लेना चाहिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नोट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे नवीन सर ने अपनी ऐप बनाई हुई है तो उस पर उनके नोट्स अवेलेबल है, तो आप वहाँ से नोट्स देख सकते हैं। आपने अपने नोट्स बनाए, फिर आपने जब नोट्स बनाए उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले मेडीज़ी की वर्कबुक लगानी है आपको, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप गेट प्रिपरेशन करते हैं आपको तभी भी दोनों गेट और यूएससी के प्रीवियस ईयर लगाने हैं। उसके साथ साथ आपको और जो चीज़ें देखनी है वो होती हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं हैं तो आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, जो आपको और क्वेश्चन का आइडिया देता है, आपकी रेंज बढ़ती है। तो जैसे मान लीजिए आपने सब्जेक्ट ख़त्म किया, आपने वर्कबुक के क्वेश्चन लगा लिए, आपने प्रीवियस ईयर लगा लिए गेट और यूएससी के, तो उसके बाद तुरंत बाद आपको उसके टेस्ट सीरीज़ देनी है। तुरंत बाद टेस्ट सीरीज़ देने के बाद आपने टेस्ट सीरीज़ दी, 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में। नॉर्मली मेडीज़ी की प्रेफर करता हूँ मैं, तो उसमें 2 टेस्ट सीरीज़, दोनों टेस्ट आपको दे देने हैं। उसके बाद जब आपने टेस्ट दे दिया है तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स उसी सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद। तो आपको इसी तरह चलना है हर एक सब्जेक्ट को लेते हुए कि पहले एक सब्जेक्ट, फिर दूसरा सब्जेक्ट, फिर तीसरा सब्जेक्ट, फिर चौथा सब्जेक्ट, ऐसे करते हुए चलना है। और आपको अपना सिलेबस नवंबर एंड और दिसंबर की स्टार्टिंग तक ख़त्म कर देना है, जो आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा उसको रिवाइज़ करने के लिए। उसके बाद आपको मैं मेथड बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है। जैसे आपने नोट्स बना लिए हैं, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी क्या होती है। आप वर्कबुक क्वेश्चन करते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं गेट और यूएससी के, तो उसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कुछ तो डायरेक्टली थ्योरिटी से रिलेट करते हैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए क्वेश्चंस को 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार क्वेश्चन में। 1 स्टार वो हो गए जो थ्योरी के आसान क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली नोट्स पढ़ने के बाद आप कर पाते हैं, वो उसको 1 स्टार दीजिए।
सेकंड स्टार उसको दीजिए जो न्यूमेरिकल हैं और बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूलों पे वो हो जा रहे हैं, उसको आप 2 स्टार दीजिए। और 3 स्टार आप उन क्वेश्चन को दीजिए जो आपको हार्ड लगते हैं, उनमें बहुत कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उनको आप 3 स्टार दीजिए। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे लास्ट में दिसंबर और जनवरी में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपको उस टाइम 1 स्टार और 2 स्टार क्वेश्चंस को देखना है, एनालाइज करना है कि क्या इस पे मैं अप्रोच लगाऊंगा और आगे बढ़ना है। 3 स्टार क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है जब आप रिवीजन कर रहे होंगे दिसंबर और जनवरी में। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए जब आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आप टेस्ट सीरीज़ देने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज़ को देने का मोटिव क्या है, मेथड क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे हमें क्या मिलता है। सबसे पहले हमें टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल एक ऐसे इन्वायरमेंट में देना है जो हमारा एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट हो, बिल्कुल चेयर पर बैठकर बिना किसी मस्ती के, जैसे कभी कभार हम लेट कर टेस्ट दे देते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देना है जैसा आपको एग्ज़ाम में एटमॉस्फेयर मिलने वाला है। आपको कभी भी वो टेस्ट सीरीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है। आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा है, उसके बाद आपको हर एक टेस्ट सीरीज़ देनी ही देनी है, देनी ही देनी है। ये मैं आपको इसलिए एम्फसाइज़ करके बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ को देना पोस्टपोन कर दिया तो उसका मतलब आप अपने सिलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। तो आपकी चॉइस है, अगर आप सिलेक्शन नहीं चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप पोस्टपोन कर सकते हैं। आपको जो सिंगल सब्जेक्ट के टेस्ट हैं टेस्ट सीरीज़ के, वो आपको नवंबर या दिसंबर तक फिनिश कर देने हैं। फिर आपको दिसंबर के आधे महीने में और जनवरी की पूरे महीने में आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। और फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए मेरे हिसाब से 2 स्ट्रेटजी होती हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं अपनी स्ट्रेटजी भी बताता हूँ। जैसे बहुत लोग जनवरी में प्रेफर करते हैं कि वो हर दिन एक टेस्ट देते हैं और वो बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं जो हमारी प्रिपरेशन है थ्योरी जो हमको रिवाइज करनी होती है, और वो बिल्कुल उससे डिटैच हो जाते हैं। वो सिर्फ अपने पेपर के जोन में चले जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है मेरे हिसाब से। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 4 मॉक टेस्ट देने हैं जो गेट के मेड इजी की टेस्ट सीरीज़ में होते हैं। आपको मिनिमम 4 मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं। क्योंकि हमको स्टार्टिंग में थ्योरी का रिवीजन भी बहुत रेगुलरली चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम थ्योरी रिवाइज नहीं करेंगे तो हम एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आ रहे हैं वही गेट में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हर एक पोर्शन से रूबरू रहना पड़ता है जनवरी में। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ दें। ये मेरी मेन गलती थी सेकंड अटैम्प्ट में, जब मेरी रैंक 1000 से ऊपर हो गई थी। मैंने सिर्फ टेस्ट पे फोकस किया, टेस्ट ही देने लग गया और मेरे उसमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, पर लेकिन मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि मेरे बहुत सब्जेक्ट ऐसे बचे हुए हैं जो मुझे लग रहा है कि मेरे रिवाइज़ हैं, पर लेकिन वो रिवाइज़ नहीं थे। तो आपको रिवीजन को साथ लेके चलना है और मिनिमम 4 मॉक टेस्ट तो देने हैं। अगर आप रिपीटर हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है पहली बार में, अब दोबारा आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरी मिस्टेक थी। पहली मिस्टेक ये थी कि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया था शुरू में, पहली बार जब मैं 2018 में तैयारी कर रहा था। 2019 में मैंने जुलाई के टाइम तक मेरे इंटरव्यू ख़त्म हुए थे, तो मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम कम बचा था। तो सेकंड टाइम में फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं पिछले टाइम टेस्ट सीरीज़ में लैग कर रहा था, तो मुझे टेस्ट ही देने हैं। ऐसा नहीं, आपको बहुत अच्छी अप्रोच बनानी है, बैलेंस करके चलना है। टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा भी नहीं देनी है, कम भी नहीं देनी है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको कम देने के लिए कह रहा हूँ, पर लेकिन जनवरी के महीने में आपको रिवीजन भी चाहिए होता है, तो रिवीजन को आपको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है और टेस्ट सीरीज़ को भी। तो आपको बैलेंस करना है। अगर आपने कहीं भी इम्बैलेंस कर दिया तो आपकी तैयारी ख़राब हो सकती है। और सबसे मेन पार्ट टेस्ट सीरीज़ का होता है इवैल्यूएशन। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ देने के बाद उसमें गलत हुए क्वेश्चंस या जो आप नहीं कर पाए हैं, अगर उनको आपने इवैल्यूएट नहीं किया है, तो आपका 50% ऑफ द मोटिव बर्बाद हो चुका है, ख़राब हो चुका है टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें इवैल्यूएट करना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं।
अगर टेस्ट सीरीज़ में हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानेंगे कि हमारी गलतियाँ यहाँ हो रही हैं, तो टेस्ट सीरीज़ देने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज़ देने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता है कि हमें यूनिट्स चेक करनी है, क्योंकि मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मेरे आंसर्स तो सही आते थे पर लेकिन मैं उनको एंटर नहीं करता था सही, क्योंकि यूनिट्स अलग होती थी। कभी कभी मैं कोएफिशिएंट जो वो परसेंटेज में पूछ लेता था तो मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता था। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें फीड हो जानी चाहिए। जब आप टेस्ट देने जा रहे हो तब तक आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हों और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल टॉप नॉच की हो, तो आपको इवैल्यूएट करना है। और मैं आपको ये बता दूं, इस इवैल्यूएशन की वजह से मैं पहली बार में नहीं करता था इतना इवैल्यूएशन, दूसरी बार में भी मैं नहीं करता था। मैं सिर्फ टेस्ट एक देता था फिर दूसरा देता था, उस टाइम मैं इवैल्यूएशन नहीं करता था। पर लेकिन तीसरी बार में मैंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया कि इवैल्यूएशन करना है। उसमें टाइम लगता है पर लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरी इवैल्यूएशन करने की वजह से मैंने गेट एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट हिट करे थे। 2-2 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो मैंने सिर्फ 2-2 सेकंड में उड़ा दिए थे, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ में थे। शायद मेरा लक था, पर लेकिन अगर मैं एवेल्यूएट नहीं करता तो मुझे वो 4 मार्क्स इतनी ईजिली नहीं मिलते, तो मुझे बहुत उनमें दिमाग लगाना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड होते हैं, आपको बिल्ड करते चलना है। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के बाद, अगर आप किसी कॉपी में बना रहे हैं तो 4-5 पेज छोड़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं हमको बाद में हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस होते हैं तो हमें वो ऐड करने होते हैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो आपको 4-5 पेज छोड़ने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के बाद। अगर A4 शीट में बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको ऐड करते चलेंगे टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। मैं अपना कोचिंग का शेड्यूल बता देता हूँ कि मैं कोचिंग, जो बच्चे अगले साल, अभी तो कोरोना की वजह से कोचिंग नहीं चल पाएगी, अगले साल जो बच्चे मेडिजी में कोचिंग करेंगे, कहीं भी कोचिंग करेंगे, तो उनका क्या शेड्यूल होना चाहिए। और मैंने जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए शेड्यूल तो यही है कि उनको जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करते हुए चलने हैं और उनको रिवाइज़ करना है बाद में। तो मैं एक बार मेडिजी के लिए, कोचिंग के लिए बता देता हूँ कि कोचिंग के टाइम पे आपको मैं कैसे मैनेज करना है, क्योंकि कोचिंग के टाइम पे आपको क्लास भी करनी होती है, आपको रिवीजन भी करना होता है। तो उसके लिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आपने क्लास कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्लास कर लिया और आप फिर रूम पे पहुँचे, तो आपको डेली का डेली रिवीजन करना है। जो पढ़ाया गया है वो आपको स्टैकअप नहीं करना है, क्योंकि चीज़ें फिर बहुत उलझ जाती हैं, उनमें फिर दिमाग नहीं लगाना है। आपको जो चल रहा है उसको करते चलें। जैसे मान लीजिए मेरा आज कुछ भी टॉपिक हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मेरा टॉम का फर्स्ट चैप्टर हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर में मान लीजिए मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाई गई है, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड सारे वर्कबुक के क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर ESC के क्वेश्चंस मुझे कर लेने हैं। तो ऐसे चलते चलते जब मेरा सब्जेक्ट ख़त्म होने के लिए होगा तो मेरे पास कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे जो मुझे लगाने हैं, जिससे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए आज टॉम ख़त्म हुआ और अगर मैं उन क्वेश्चंस को नहीं कर रहा हूँ जो वर्कबुक में हैं टॉपिक वाइज, अगर मैं उनको रोज़ रोज़ कर रहा हूँ तो मेरे को टॉपिक ख़त्म होने के बाद 3-4 दिन ही लगेंगे उस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए, फिर उसकी टेस्ट सीरीज़ देने के लिए। तो मेरा शेड्यूल अच्छा बना रहेगा। तो आपको वो डे बाय डे, रोज़ के रोज़ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन करते चलना है। फिर जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आपको 4 से 5 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर वर्कबुक, प्रीवियस ईयर, ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत लोड हो जाती हैं लास्ट में जाके। तो आपको उससे अपने दिमाग को फ्री रखना है कि मुझे वो चीज़ लोड नहीं होने देनी है। तो आपको वो चीज़ 5 मैक्सिमम 10 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। तो फिर इसके बाद जैसे आपने सब्जेक्ट ख़त्म कर लिया है, फिर उसके बाद आपको रिवीजन की स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि रिवीजन मुझे कैसे कैसे करना है। रिवीजन मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, रिवीजन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का और रिवीजन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का इसलिए अलग बताना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो 30 मार्क्स का होता है, उसके लिए मेरी थोड़ी स्ट्रेटजी अलग थी। तो मैं पहले आपको रिवीजन और सब सब्जेक्ट का बता देता हूँ। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो आपका जुलाई तक आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, उन सब्जेक्ट को कम्प्लीटली फिनिश कर दीजिए। जब तक आपके जुलाई तक 5-6 सब्जेक्ट हो जाएं, उसके बाद आपको अपने टाइम को, जो आपकी क्लासेस के टाइम हैं,
और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। एक तो वो टाइम जो आप प्रेजेंट सब्जेक्ट के लिए देना चाहते हैं, और एक वो टाइम जो आप रिवीजन पिछले सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए देना चाहते हैं। और इन दोनों का जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल होता था मेरे लिए। वो डिपेंड करता था कि सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी क्या है। मान लीजिए जो मेरा रिवीजन का सब्जेक्ट है वो सोम है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगा। अगर मेरा प्रेजेंट सब्जेक्ट है वो सोम है तो मैं प्रेजेंट वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगा। तो आपको मई जून के बाद आपको अपने टाइम को 2 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो जो आपका प्रेजेंट सब्जेक्ट चल रहा है, और एक वो जो आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन की स्ट्रेटजी ये रहेगी, और इसको करते आपको नवंबर दिसंबर तक आना है। नवंबर दिसंबर तक कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आप नवंबर में पढ़े होंगे, 1 महीने पहले पढ़े होंगे, उनका रिवीजन आपका नहीं हो पाया होगा। पर लेकिन आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, अगर आपके 14 सब्जेक्ट हैं तो आपका 10 से लेके 12, 8 से लेके 10 तक सब्जेक्ट आपके रिवाइज हो चुके होंगे नवंबर दिसंबर तक इस स्ट्रेटजी से। तो ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी जो मुझे बेस्ट सूटेड लगी। तो उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी बताना चाहूँगा एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स की। मान लीजिए जब आपने पहली बार एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपने वो लगातार पढ़ा, वो आपने एप्टीट्यूड पढ़ा और आपने ख़त्म किया, और मैथमेटिक्स पढ़ा और ख़त्म किया। पर लेकिन फिर जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो मैं उस टाइम फिर अपने शेड्यूल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता था। प्रेजेंट सब्जेक्ट, रिवीजन, टेक्निकल का कोई एक रिवीजन वाला सब्जेक्ट, और 1 आवर मैं देता था फिर अगर मैं एप्टीट्यूड पढ़ रहा हूँ तो एप्टीट्यूड के लिए, और मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ तो मैथमेटिक्स के लिए। मैं एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स को कभी एक साथ नहीं करा, मैं उसको कट डाउन लेके चलता रहा कि इसको मुझे एक आवर देना है और मुझे 1 महीने में ये कंप्लीट कर देना है। और ऐसा ही स्ट्रेटजी मैं लास्ट टाइम जनवरी और दिसंबर में अपनाता था, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड को इतना टाइम देंगे रोज़, मान लीजिए मैंने पूरे दिन एप्टीट्यूड करा, तो वो उतना अच्छी प्लानिंग नहीं होगी मेरे हिसाब से। आप रोज़ 1-1 आवर दें एप्टीट्यूड को और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लगाने होते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स की अगर आपको तैयारी करनी है, एप्टीट्यूड की आपको तैयारी करनी है, तो आपको मेडिजी की वर्कबुक और मेडिजी की दी हुई एप्टीट्यूड की बुक और मैथमेटिक्स की बुक लगानी है। ये सफिशिएंट है आपको 30 में से 30 लाने के लिए। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपको अपने शेड्यूल को अलग 1 आवर आप फिक्स दे दीजिए कि ये मुझे मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को ही देना है। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम के वो 3 आवर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको गेट के अंदर 100 से कम रैंक लानी है, अगर आप प्रेशर हैंडल कर पाएंगे तो ही आप रैंक उसके अंदर ला पाएंगे। तो उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं? आपको सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ अच्छे से देनी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से रखनी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी 2018 में अच्छी प्रिपरेशन थी, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं होता एग्ज़ाम देते हुए, बिल्कुल भी। पर लेकिन मेरी 2019 में इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं नर्वस था। मैं क्वेश्चन को देखने से पहले ही डर रहा था कि मैं इसको कर पाऊँगा क्या नहीं कर पाऊँगा। जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, क्वेश्चन इसको मैं अटैक करूँगा और इसको मैं कर सकता हूँ। तो आपको प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप ऑब्वियसली प्रेशर फील नहीं करेंगे उतना। आपको अच्छे से रूटीन फॉलो करना है, जो भी मैंने बताया। अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया और आपने ये प्रिपरेशन अच्छे से रखी, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको वो प्रेशर कम फील होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फिर यही मेरी, और आप देख भी सकते हैं, जब मैंने प्रेशर इतना नहीं फील करा तो मेरी 544 रैंक थी। जब मैंने बहुत प्रेशर फील करा एग्ज़ाम के दौरान, ऐसा तो नहीं था कि मेरी नॉलेज कम हो गई थी दूसरी बार में, पर लेकिन मैं उसको हैंडल नहीं कर पाया। तो एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रैंक बढ़ गई, तीसरी बार में मैं अच्छे से हैंडल कर पाया, तो मेरी रैंक 43 है इस बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हर एक पहलू को आपको टच करना होता है। और मैं कुछ अब अपनी तरफ से 2-3 पॉइंट जो वेग पॉइंट्स हैं, मतलब जो लोग नहीं बताते, पर लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको अपनी जो स्लीप आवर्स हैं वो आपको रिसाइकल करने पड़ेंगे। जैसे हम कॉलेज के टाइम पे बहुत लेट सोते हैं, बहुत लेट उठते हैं, तो आपको अपने आवर्स ऐसे करने पड़ेंगे कि आप 11 बजे सो गए, 6 बजे उठ गए, क्योंकि वो जो हमारी यूटिलिटी है माइंड की, वो सुबह बहुत अच्छी आती है। ये चीज़ें मैंने करने से
ये आपको मैं एक्सपीरियंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू में सोचा था क्या हो गया, अगर मैं पहली बार मैंने तैयारी करी, दूसरी बार तैयारी करी तो मैं बहुत लेट उठता था, पर लेकिन मैंने तीसरी बार इस चीज़ को अपना के देखा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आपको ये चीज़ बहुत सीरियसली लेनी है कि जल्दी उठना है। आपका माइंड आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर आपको बिल्कुल FB व्हाट्सएप सब कुछ बंद कर देना है। ये सब मोह माया है, सब मोह माया है, सब मिल जाएगा आपको बाद में अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई है तो। फिर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अपने अंदर बिलीव रखिए। तो वो आपके एग्ज़ाम देने के तरीके में, आपके क्वेश्चन को हैंडल करने के तरीके में, क्वेश्चन को देखने के तरीके में, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप अंडर मोटिवेटेड रहेंगे, अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप डरते रहेंगे अपने आप से, वो आपको नहीं करना है। फिर अपने प्रिपरेशन फेज़ को एंजॉय करिए। आपको कभी कभी, अब जैसे अगर मैं आपको डराने के लिए बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको जनवरी में 15-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, पर लेकिन वो 15-16 घंटे आपको इन्जॉयमेंट लगेंगे अगर आपका मोटिव अच्छा है, अगर आप पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है अगर वो पाना चाहते हैं। जैसे मेरी रैंक थी, मेरा गोल एमटेक करना नहीं था, तो मेरा गोल PSU था, तो मैं उसी के लिए मैंने तीसरी बार तैयारी करी। अगर आप गोल को पाना चाहते हैं तो आप 15-16 कितने भी घंटे पढ़ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पेपर्स और उस पेपर देने से पहले मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहूँगा कि पेपर देने से पहले आप बिल्कुल दिमाग में ना सोचें कि मुझे कितने मार्क्स लाने हैं। मैंने जब पहली बार गेट दिया था तो मेरे 80 मार्क्स थे, मेरी 544 रैंक थी, और 544 रैंक थी। मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। इंटरव्यू में मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी का था, तो वो भी मुझे नहीं हेल्प किया। तो फिर मैं जब दूसरी बार मैंने एग्ज़ाम दिया तो मैं एक टारगेट लेके गया कि मुझे 90 नंबर तो लाने ही लाने हैं अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि बंदा डर जाता है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कोई माइंड सेट में नंबर लेके ही नहीं जाने हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। अब मैंने तीसरी बार में मैं कोई माइंड सेट लेके नहीं गया कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। मेरे 80.25 मार्क्स हैं, सिर्फ 1 मार्क ज़्यादा है 2018 से, और मेरी रैंक में कितना अंतर है। तो वो पेपर की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। आपको वहीं जाके जज करना है कि मुझे कितने अटैम्प्ट सही रहेंगे, कितने अटैम्प्ट नहीं सही रहेंगे। तो ये मेरी गलती थी पहली और दूसरी बार में। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या मेरी गलती थी, तो वो चीज़ें आपको नहीं दोहरानी है। और पेपर देने से पहले भगवान को याद कर लें, क्योंकि वहीं से रैंक आनी है। तैयारी आप कितनी भी कर लें, पर लास्ट में अपने आप को सरेंडर कर दें और कहें कि अब जो मिलना है वो मिलना है। लास्ट में बिल्कुल नहीं घबराना है। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस है, और बस अपने गोल की तरफ जाइए। अगर आप फेल भी होते हैं तो अगर आपका गोल फिक्स है तो आप उसके लिए दोबारा तैयारी करेंगे। अगर मैं पहली बार में एग्ज़िट कर देता तो मैं आज ऑल इंडिया रैंक 43 नहीं होता। तो ऐसा कोई चूरन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि आपको ऑल इंडिया रैंक पहली बार में ही अच्छी मिल जाएगी। मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर लेकिन आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने हैं। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।